हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी करंट अफेयर्स की इस क्लास हिंदी में। और लगातार हम आपके लिए ये क्लासेस लेके आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए 11 फरवरी की ये क्लास आपके लिए सुबह 7 बजे डेली अपलोड कर देते हैं। आशा करते हैं कि ये क्लासें आपको पसंद आ रही होगी और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपनी जो भी कमियां हैं उस पर, और करंट अफेयर्स की लगातार जो क्लासेस हम डाल रहे हैं उसको आप आशा करते हैं कि देख रहे होंगे। और जब क्लासेस रेगुलर देखेंगे तो आपके जो करंट अफेयर्स के जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और एक एक और चीज़ होती है कि डेली आप पढ़ेंगे तो 20 से 25 मिनट की क्लासेस होती है, तो आपको फिर ज़्यादा लोड नहीं होना। एक दो बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आपका काम आसान से हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन, और इसकी पीडीएफ अपने जो टेलीग्राम चैनल है करंट क्रिकर्स उस पर आपको दे दी जाएगी। तो आशा करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आप जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको आप अचीव करें और शांति के साथ पढ़ाई करें। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सुबह अपनी करंट की क्लास को एंजॉय करिएगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ये जिंदगी तो देख मैं फिर जीताऊंगा। कि अभी जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो या किसी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप थोड़ा डूब रहे हैं या क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जिंदगी तो देख मैं फिर जीताऊंगा। मैं डूबूंगा नहीं, मैं उसमें जाके उसमें अपनी जो भी कमजोरियां उसको कवर अप करूंगा और फिर से मैं उछल के बाहर आ जाऊंगा। तो इसी आशाओं के साथ आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो हम पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है कि डीआरडीओ की सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्निक होती है एसएफडीआर, उसका मुख्य उपयोग किस प्रकार की मिसाइल्स में होता है। तो इसका आंसर सरफेस टू सरफेस है या बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर टू एयर है या क्रूज मिसाइल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और यदि इसका वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उसको वीडियो को पिन कर दूंगा, तो आप जो ये करंट अफेयर्स है उस क्लास को आप पूरा वॉच कर सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं कि जो ये रामजेट टेक्निक क्या होती है। तो 11 फरवरी की आज पहला क्वेश्चन है कि किस 2025 के निर्णय ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए न्यायिक सेवा में प्रवेश का मार्ग प्रस्तुत किया। तो ऐसा कौन सा जजमेंट आया था जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था 2025 में, और उसमें कहा गया कि जो इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, इम्पेयर्ड का मतलब जो दृष्टिबाधित कैंडिडेट होते हैं, तो उनको मतलब आप जो जो आपकी जुडिशियल सर्विसेज होती है, जो न्यायिक सेवा होती है या जुडिशियल सर्विस होती है, उनमें भी इसका मौका दिया जाए। तो उनको भाई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अंधे हैं इसलिए या किसी डिसेबिलिटी है उनमें, उसकी वजह से उनके जो टैलेंट है उसको रोका जाए। तो इस पे एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय आया था, और उसका पहला एग्जाम्पल अभी बन रहे हैं केरला में। ये फर्स्ट दृष्टिबाधित वुमेन्स है जो अभी जज बनेंगी, ठीक है। तो इससे ये दिखाता है कि आप मेहनत करते रहिएंगे और कुछ ऐसे फैसले अपने आप होते रहेंगे जो आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचना चाहते हैं। अब इन्होंने मेहनत की होगी या इन्होंने थोड़ी पहले सोचा होगा कि भाई मैं इतनी इधर मेहनत करूं और फिर मुझे सफलता मिल जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया था, तो उसमें बताया गया था कि जो भी इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी मतलब ऐसा मत रोको कि वही वो आगे जाके फैसला नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। तो इस पे बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत थी। और ये इनका नाम है आपका थान्या नाथन। ये कहाँ से है? ये कन्नूर से है। कन्नूर का आपका केरला का, ये कन्नूर केरला से है। और ये मतलब दिव्यांगता, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया था कि दिव्यांगता योग्यता ही अयोग्यता नहीं है, कि भाई उसका दिव्यांग होना ही उसका अयोग्य बात नहीं है। और ये 2025 में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया, और उसकी बदौलत अब थान्या नाथन जो केरला के फर्स्ट वुमन इम्पेयर्ड जज बनेगी। केरला फर्स्ट वुमेन इम्पेयर्ड। तो ये दिखाता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको भी समान अवसर सुनिश्चित किए जाए। तो ये अपने कौन से मिलते हैं? ये आर्टिकल 14 और 16। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब क्या है? समान है। और जो आपका आर्टिकल 16 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, कि जो भी जॉब्स है उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इन दो आर्टिकल का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से आज थान्या नाथन जैसी महिलाएं
आगे बढ़कर जो इम्पेयर्ड होके भी जज बन सकती है। और इन्होंने बहुत मेहनत की होगी इतने साल, और इनमें इसी मेहनत का नतीजा है कि ये अभी केरला की फर्स्ट इम्पेयर्ड जजेस बनेगी। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, भारत को किस वैश्विक जैविक व्यापार मेले में कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित किया गया? तो अभी जो एक सम्मेलन हुआ जिसे आप देख सकते हैं बायोफेक, तो ये बायोफेक कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ये जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में 2026 में ये आयोजित हुआ। और इसमें क्या किया? ग्लोबल ऑर्गेनिक ये ट्रेड फेयर था। अब ये किससे रिलेटेड था बायोफेक? ये ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर था। ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर था। ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर क्या होता है? तो ऑर्गेनिक होता है जो जैविक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक यूज नहीं किया जाता, उसे बोलते हैं जैविक, ऑर्गेनिक। तो इसमें कंट्री ऑफ द ईयर किसको चुना गया? आप अपने देश इंडिया को, इंडिया इज द कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? आप जर्मनी में। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर सकते हैं। बायोफेक दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर है, और यह आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी के नूरनबर्ग में हुआ। और बायोफेक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसको चुना गया? इंडिया को। और इंडिया की जो भारत की जो भागीदारी का नेतृत्व कौन कर रहा था? अपीडा। अपीडा होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अपीडा फुल फॉर्म क्या है? अपीडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। और किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। और ये सामान भारत की जो ऑर्गेनिक कृषि है उसको भी वैश्विक जो नेतृत्व है उसमें दिलाने में मदद करेगा। उसके अलावा बहुत सारी जो राइस की कैटेगरी थी उसको भी वहां बिरयानी बना के खिलाई गई थी। तो राइस की इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है? जो अपनी इंद्रायणी राइस है, नावरा राइस है, गोविंद भोग राइस है, रेड राइस है, और चकहो राइस है। तो चकहो राइस ये जीआई टैग है, इन सबको क्या मिल रखे हैं? जीआई टैग्स। और चकहो कहाँ का है? आसाम का है, जिससे क्या जाना जाता है? ब्लैक राइस के नाम भी जाना जाता है। तो इसको क्या नाम था? चकहो। चकहो मतलब चाख लो। और ये 20+ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग ले रहे हैं। ये कहाँ स्टार्ट हुआ? आयोजन कहाँ हुआ था इसके? जर्मनी के नूरनबर्ग में। और इंडिया क्या बना? कंट्री ऑफ द ईयर। तीसरा क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने कनेक्टिविटी के लिए किस कंपनी के साथ लेटर ऑफ इंटेंट LOI हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है स्टारलिंक। तो आने वाले समय में, और स्टारलिंक किसकी है आपको कंपनी पता ही होगी। हाँ, स्टारलिंक किसकी कंपनी है? सबको पता होगा किसकी कंपनी है। जिनका क्या है? जिनका क्या है? स्पेस एक्स। और उनका नाम क्या है? इलॉन मस्क। तो इनकी जो एक ड्रीम कंपनी है स्टारलिंक, और इनके इनके संदर्भ में क्वेश्चन आया था, इनकी जो संपत्ति है वो $800 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है, और दुनिया में आज तक किसी के पास इतनी संपत्ति नहीं थी। तो अब गुजरात ने क्या किया? एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जो पायलट प्रोजेक्ट पे है। किसमें है? पायलट प्रोजेक्ट में। और स्टारलिंक क्या करेगा? जो गुजरात के सुदूर क्षेत्र है, जहाँ ग्रामीण परिवेश है या जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे ये क्या देगा? इंटरनेट देगा, वो भी फ्री में। फ्री एक्सेस ऑफ इंटरनेट होगा, और जिससे क्या होगा? जो कहीं भी आप बैठ सकते हैं और उसको मोबाइल चला सकते हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आने वाले समय में देख सकते हैं अगले 4 या 5 साल स्टारलिंक कैसे कनेक्टिविटी देगा कि क्या ये टावर लगाएगा इंडिया में आके भाई कि इसका टावर लगाओ, ये जियो की तरह ऐसे नहीं करे। इसके खुद के सैटेलाइट है जो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। उन सैटेलाइट से यहाँ सीधा डायरेक्ट आप कनेक्टिविटी ले सकते हैं। तो उसके तहत आप जो भी कहीं भी बैठे रहेंगे तो सारी कनेक्टिविटी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। और आशा करते हैं ये हर एक स्टेट में बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं स्टारलिंक के प्रोजेक्ट। और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो, क्योंकि इंडिया का आपको पता है टेरेन बहुत ऊपर नीचे है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समंदर है, कहीं पहाड़ है, तो सब ऊपर नीचे है, तो कहीं इंटरनेट कनेक्शन आज भी अवेलेबल नहीं है। तो स्टारलिंक जैसे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, और इनको देखा जा सकता है कि ये किस किस में हेल्प करेंगे। ये ई गवर्नेंस में हेल्प करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। इससे क्या, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ये चीजें भी अच्छी हो जाएगी। टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्कूलिंग को भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
उससे उसके अलावा जो आपदा प्रबंधन है उसको भी पहले इंटरनेट की मदद से भापा जा सकता है। सुरक्षा तंत्र को भी और ज्यादा मजबूत होगा। अभी गुजरात सरकार ने जो स्टारलिंक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, और स्टारलिंक स्पेसएक्स एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है जो किसकी है, इलॉन मस्क की। तो ये समझौता 9 फरवरी 2026 को किस कहाँ हुआ था, गांधीनगर में हुआ था, और इसे दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। तो स्टारलिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आशा करते हैं कि इंडिया के हर एक स्टेट में इसकी सर्विसेज आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाए। स्कैल्प स्टॉर्म शैडो मिसाइल हाल ही में चर्चा में आने का मुख्य कारण क्या था? अब देखो ये दो नाम है। स्कैल्प इसको जाना जाता है, फ्रांस में इस मिसाइल को स्कैल्प मिसाइल बोलते हैं, और जबकि ब्रिटेन में इसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म शैडो। क्या बोलते हैं, स्टॉर्म शैडो। तो ये जो मिसाइल होती है स्कैल्प, ये कौन बनाता है, फ्रांस प्लस ब्रिटेन। फ्रांस प्लस ब्रिटेन। ये मिसाइल क्या काम आती है? तो ये क्वेश्चन आया, इसको हाल में चर्चा में क्यों आया, इसका कारण था इंडिया एंड फ्रांस आर डिस्कसिंग इट्स प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीद करना। अभी आपको पता है आगे फरवरी, इसी मंथ में फरवरी या मार्च के स्टार्ट में जो इमानुअल मैक्रोन है वो इंडिया की यात्रा पे है। तो उनकी यात्रा पे ये हो सकता है कि इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस कर सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट इसका इंडिया और स्कैल्प मिसाइल्स खरीद सकती। तो ये क्या मिसाइल क्या काम करती है, ये होती है बंकर बस्टर। ऐसी मिसाइलों क्या बोलता है, बंकर बस्टर। तो ये क्या करती है, एयर टू एयर में सीधा मार देती है। जो भी जहां बंकर बने होते हैं उसको ये किसी भी, जैसे अपना जो हेलीकॉप्टर है या जो अपने तेजस है, यदि तेजस में यदि स्कैल्प लगा देती है, और जो पाकिस्तान के आपको पता है कि बंकर्स बने हुए हैं, तो उस बंकर में ये डायरेक्ट बंकर को भी नाश कर देती है। तो इसका यूटिलाइज हाल ही में इंडिया ने जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जब रिटेलिएटर किया था ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी स्कैल्प मिसाइल्स का यूज किया गया था और बहुत सक्सेसफुली यूटिलाइज इसका किया गया था। अभी बातचीत जब फ्रांस के प्रधानमंत्री इधर आएंगे तो ये चर्चा हो सकती है कि हम इसको और ज्यादा और प्रोक्योरमेंट कर सकें, और ज्यादा इसकी खरीद पे भी बड़ी डील देखने को मिल सकती है। ये एक लंबी दूरी की क्या है, एक क्रूज मिसाइल है, और इसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। कहाँ पे, ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस हाल ही में साथ में मिलकर दो कंपनियां इसको बना रही है। ये एक एयर लॉन्च है, आपको पता है किसी हवाई जहाज या जो एयरक्राफ्ट होते हैं वहां से सीधी डायरेक्ट लॉन्च की जाती है। जैसे ये तेजस यहाँ से उड़ रहा है और ये पाकिस्तान का बंकर है, तो यहाँ से ऊपर से सीधा डायरेक्ट इसको बंकर को बस्टर कर देगी। इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर विकसित किया है। तो हाल ही में, और भारत और फ्रांस की भी डील होगी तो उसके लिए चर्चा है। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। इसकी लगभग क्षमता है वो 250 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। ये बंकर और आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए सक्षम है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि स्वावलंबनी स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब एक नई स्कीम को आने वाली है, स्वावलंबनी स्कीम्स। इसको अभी हाल ही में पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था। पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। तो इसका है कि टू एम्पावर यंग वुमेन एज ए एंटरप्रेन्योर, कि इसके तहत क्या करना, जो यंग वुमेन्स होती है उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो इस स्कीम के तहत जो एमएसडी मिनिस्ट्री है उसने एक प्रपोजल रखा है पार्लियामेंट में कि हम क्या करेंगे, 1200 से ज्यादा वुमेन्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। 1200 वुमेन है उसमें से ट्रेनिंग देंगे, और 600 वुमेन क्या, और कितने कितने महीने की कितने सप्ताह की होगी, 21 सप्ताह की ये ट्रेनिंग चलेगी। उसके तहत 2 फेजेस होंगे। पहले जैसे 1200 वुमेन्स है उनको ईएपी, इंटरप्रेन्योरशिप, जो इंटरप्रेन्योरशिप, एक सेकंड में इसको टर्म्स को भूल रहा हूं। एक ईएपी होता है और एक ईडीपी होता है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, ईएपी। तो पहले क्या होगा, ईएपी प्रोग्राम होगा और उसमें से 600 जो गर्ल्स बचेगी या जो भी वुमेन्स बचेगी उनको ईडीपी की ट्रेनिंग दी जाएगी।
अवेयरनेस ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसकी सहयोग कौन है? नीति आयोग और सीड फंडिंग भी कर रही है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया। तो इसका उद्देश्य है कि युवती छात्राओं को उद्यमी सोच विकसित करना है, सबको क्या बनाना है? एंटरप्रेन्योरशिप। इसके 2 फेज है। एक ईएपी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें 1200 वुमेन्स को अवेयरनेस किया जाएगा। उसके बाद 600 को सिलेक्ट करके डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको शिक्षित किया जाएगा। ठीक है। और इसमें योजना को आइडिएशन लेकर एंटरप्राइज की, जो आपका आइडिया है उसको हम एंटरप्राइज में डेवलप करेंगे, ऐसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? एमएसडी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। इसमें एनआईबीयूएसडी नोएडा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे हैं? जो गुवाहाटी में है, ये सभी शामिल है। तो स्वावलंबिनी स्कीम किससे रिलेटेड है? टू एम्पावर यंग वुमेन एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है इथिलीन ग्लाइकोल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? अभी हाल ही में एक चर्चा में आया इथिलीन ग्लाइकोल, तो इसके लिए कौन सा कथन सही है? इट इज ए कॉमनली यूज्ड एज ए एंटीफ्रीज। तो इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? तो ये चर्चा में क्यों है? ये हाल ही में एक आलमंड सिरप थी कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसमें इसको फाउंड किया गया। किसको? इथिलीन ग्लाइकोल को। तो इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? ये एंटी फ्रीज होता है, ये किसी चीज को जमने नहीं देता है। और इसके साथ ये क्या होता है? स्वीटनेस होती है इसमें, थोड़ी सी क्या होती है? मिठास होती है। ठीक है, स्वीटनेस होती है, जिसकी वजह से ये किसी भी दवाई में आसानी से मिलाया जा सकता है। तो इसका कॉमनली यूज किया गया एंटी फ्रीज के रूप में। जो एरोप्लेन होती है, जो बोट होती है, उसमें किस रूप में किया जाता है? एंटी फ्रीज, मतलब कुछ जमे नहीं, जो एंटी आइस होता है या एंटी फ्रीज, ये क्या करता है? किसी चीज को जमने नहीं देता है। तो लेकिन इसका भी हाल ही में दवाइयों में भी यूटिलाइज किया जा रहा है। इसकी जांच आलमंड सिरप एक जो तमिलनाडु में है उसमें फाउंड की गई थी। इसका स्वाद हल्का मीठा होता है, जैसे इसे मिलावट का खतरा रहता है, किसी भी दवाई के साथ इसको मिलाया जा सकता है और उसको वो जमने भी नहीं देगा, तो आपको लगेगा दवाई बहुत सही चल रही है। ठीक है। और ये ग्लाइकोल परिवार का सबसे सरल यौगिक है। और इसका मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों में एंटी फ्रीज के रूप में, कि कोई चीज जमे नहीं वाहनों में, उसके लिए जैसे ज्यादा सर्दी पड़े उसको एंटी फ्रीज, ज्यादा सर्दी पड़ दिया है और तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल का यूटिलाइज किया जाता है। इससे ये कम तापमान में भी स्थिर रहता है। मानव शरीर में जाने वाले विषैले मेटाबोलाइट्स का ये निर्माण करता है और इससे ये बहुत हानिकारक भी होता है, इससे आदमी की जान भी जा सकती है। भारत ने वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता संभाली है, जिससे उद्देश्य सिर्फ संघर्ष हीरो, जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड है, उसके व्यापार को समाप्त करने के लिए अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही आंसर है किम्बरली प्रोसेस। ये बहुत अच्छा टर्म्स है, आपने कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने कहीं और सुन लोगे। तो किम्बरली प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली में एक संगठन है जिसमें कौन कौन शामिल है? कुछ गवर्नमेंट्स है, लगभग 60 से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेंट है। इसमें कुछ गवर्नमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस है, यूएन, और उसके साथ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो रिलेटेड है डायमंड ट्रेड, जो हीरो के ट्रेडर हैं, तो उनसे बनकर एक गवर्नमेंट यूनियन बना हुआ है। तो पहले जमाने में ये होता था कि जैसे कहीं हीरा फाउंड हुआ और उस हीरे को, जैसे वो कच्चा है, उसको किसी दूसरे देश को बेच देते थे और उससे पैसा लेके, इससे क्या होता था? कॉन्फ्लिक्ट होता था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब युद्ध जैसी संघर्ष, हीरो मतलब यही है, हिंदी में ट्रांसलेट हुआ तभी ऐसे हुआ है। तो मतलब उससे युद्ध होने के खतरे वो और बढ़ देते थे। तो किम्बरली प्रोसेस क्या करता है? जब भी किसी देश का हीरा होगा, तो जैसे हीरा क्या होता है, हमेशा उसको प्रोसेस करने का अलग बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो इंडिया का कहाँ है? इंडिया में सूरत में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये पहले रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को फिर बहुत उसको तकनीकों के साथ उसको अच्छी तरीके से उसका शेप दिया जाता है। तो किम्बरली प्रोसेस एक सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है, जो यदि आपने जैसे इंडिया से कोई हीरो की कुछ चीजें वो किसी देश में भेजना चाहते हो, तो आपको पहले किम्बरली प्रोसेस का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद किसी आप देश में भेज सकते हैं। इससे ये होता है कि जिससे
इनके जो भी अवैध व्यापारी है उसको रोका जा सकता है। कैमरली प्रोसेस क्या है? जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं के व्यापार को समाप्त करने की एक तय है कि मतलब जो आप जो कच्चे हीरे हैं वो आप किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकते, जिससे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स होता था वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें सरकार है, सिविल सोसाइटी और हीरा उद्योग का एक ये संयुक्त मंच है। केपी का आधार संयुक्त राष्ट्र का जनादेश है और यूनाइटेड नेशंस भी इसमें शामिल है। इससे यह कि जो कच्चों हीरो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको नियंत्रित ये करता है और केपी प्रतिभागी देशों के बीच में हीरो का व्यापार मान्य है। अब सबको जो भी देश चाहता है वो अपना केपी सर्टिफिकेट ले सकता है कैमरली प्रोसेस का। और जो भी जैसे कोई भी यहाँ से इंडिया से कई चीज बाहर भेजोगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट फ्री प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। और 2026 में केपी के अध्यक्ष किसने संभाली? इंडिया ने। तो आशा करते हैं कि आपने नया वर्ड सुना होगा। मैंने भी पहली बार इसको नया वर्ड सुना, फिर सर्च करा तो पता चला कि कैमरली प्रोसेस क्या होता है। तो ऐसी चीजें कई बार टर्म्स कहीं आपको देखने को मिल जाए और फिर आपसे बिल्कुल सीधा भी पूछ ले कैमरली प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो आपका सीधा आंसर मिल जाएगा डायमंड से। और यदि आपने इस बारे में सुना ही नहीं है तो आप बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाओगे। तो यही है करंट का कि आप लगातार बने रहते हैं, चीजें धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो चीजों को रटना नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको समझते रहेंगे तो आपको अपने आप समझ में आती रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मेलघाट में देखा गया हिमालयन ग्रिफॉन किस प्रकार का पक्षी है? तो ये एक ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है। ये कहाँ देखा गया? मेलघाट में। और मेलघाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अमरावती में। एक्चुअली में क्या होता है, जो हिमालयन ग्रिफॉन है ये बहुत हाइट पे रहता है। तो मोस्टली ये कहाँ पे रहता है? जो तिब्बत और अपना जो हिमालयन है उस रीजन में रहता है। लेकिन अभी इसे हाल में मेलघाट में देखा गया। तो इससे है कि ये अच्छी संभावना बन रही है कि इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में भी इनकी प्रजातियों को देखने को मिल सकती है। ये क्या किस प्रकार का? एक वर्ल्ड वल्चर है। हिमालयन ग्रिफॉन भारत में पाई जाने 9 गिद्ध प्रजातियों में से एक है। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? ओल्ड वर्ल्ड वल्चर श्रेणी में आता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिप्स हिमालयनसिस। क्या नाम है इसका? जिप्स हिमालयनसिस। और ये मुख्यतः हिमालय और तिब्बती क्षेत्रों में पाया जाता है और हाल ही में महाराष्ट्र के मेलघाट में पाया गया था। मेलघाट में पाया गया। इसका प्रवास मुख्यतः ऊंचाई जो एल्टीट्यूड माइग्रेशन होते हैं वहीं पे देखने को मिलता है। जहाँ पे हाइट ज्यादा होती है वहीं पे ये हिमालयन ग्रिफॉन, और आयुसीएन में इसकी स्थिति अभी नियर थ्रेटेंड है। अगला क्वेश्चन है HbA1c परीक्षण किस बात को दर्शाता है? हालिया अध्ययन के अनुसार ये किस संदर्भ में चर्चा में रहा? तो इसका ये HbA1c क्या है? ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज दिखाता है पास्ट 2 या 3 मंथ से। तो ये चीज क्या होती है हम समझने की कोशिश करेंगे। जो HbA1c है, HbA1c एक प्रकार का टेस्ट होता है। Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। उसका टेस्ट होता है A1c। क्या? A1c। तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है A1c और ये क्या दिखाता है? एवरेज ब्लड ग्लूकोज दिखाता है लास्ट 2 या 3 मंथ में बॉडी में कितना एवरेज ब्लड ग्लूकोज है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं यानी फूड लेते हैं। फूड में हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज। फूड में क्या लेते हैं हम? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या होता है पता है? ये आपकी बॉडी में जाएगा और ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा और इसमें एक हार्मोन होता है, क्या नाम है? आपने सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन। वो मदद करता है इसको, जो आपका ग्लूकोज है, जो आपकी कोशिकाओं को देने में मदद करता है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ होता है, जब आपको पता है कि इंसुलिन में आपको पता है कमी हो जाती है, इंसुलिन में आपको कमी हो जाती है, मतलब इंसुलिन सेल के पास नहीं जाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज को सेल तक जाने नहीं देगा। फिर ये ग्लूकोज क्या करेगा? जो आपका आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें मौजूद होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो ये ग्लूकोज, अब इंसुलिन कमजोर हो गया तो ये सेल को नहीं दे पाएगा, तो ये ग्लूकोज किसके चिपक जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ। ग्लूकोज किसके साथ चिपक जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ। तो यही केस बनता है और फिर उसके बाद उसको HbA1c टेस्ट किया जाता है कि हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ कितना चिपक रखा है। तो ये सोच देता है एवरेज ब्लड ग्लूकोज, तो ब्लड ग्लूकोज है और पास्ट 2 या 3 मंथ्स में तो ब्लड में कितना ग्लूकोज है, जिससे उसको पता लगाया जा सकता है। ये डायबिटीज का भी टेस्ट होता है। किसका? डायबिटीज का।
तो डायबिटीज में यही होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब वो ये हो गया कि आपका हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज मिल गया है, हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज, फिर उसकी टेबलेट लेते हैं तो फिर ग्लूकोज को, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लूकोज वापस सेल को मिलना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस शायद आपको समझ में आया होगा। और ये HbA1c क्या है? ब्लड टेस्ट है। क्या है? ब्लड टेस्ट है। और ये क्या बताता है? औसत 2 या 3 माना औसत ब्लड शुगर को बताता है। और ये लाल लाल रक्त को कणिका जो आरबीसी है उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़े ग्लूकोज को मापता है। जो हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाता है आपको पता है? ग्लूकोज जुड़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन कमजोर होता है। इंसुलिन जब क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने पर HbA1c का स्तर भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये टेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है कि ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में चिपक रहा है। और इसका मुख्यतः उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? तो टाइप 2 की डायबिटीज होती है, टाइप 2 की डायबिटीज होती है, उसको टेस्ट में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो HbA1c क्या है? HbA1c आपको क्वेश्चन सीधा देखने को मिल सकता है यहाँ से। ये क्या है? एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। क्या क्या है? ये ब्लड टेस्ट है और एवरेज या 2 या 3 मंथ में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको बताता है। और अभी हाल ही में कुछ चीजें यहाँ से ग्लूकोज का स्तर सही नहीं दर्शाता था, तो इस पे इसकी भारत की इसकी विश्वसनीयता पर पुनर्विचार की आवश्यकता भी इसमें बताई गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में इथोपिया ने अपनी सीमा से सैनिक हटाने को लेकर किस देश को चेतावनी दी है, जो अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है और लाल सागर से लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर है आपका इरिट्रिया। तो इरिट्रिया देश कहाँ है? ये रेड सी देख रहे हैं, रेड सी के पास इरिट्रिया देश है। इस तरफ इथोपिया है, इस तरफ कौन सा देश है? सूडान। ठीक है, तो यहाँ सूडान और जिबूती, जिबूती भी यही है। ठीक है, तो सूडान और इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? अस्मारा। तो ये तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। कौन सा देश? इरिट्रिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और इरिट्रिया कैपिटल सिटी का नाम क्या है? अस्मारा। ये कुछ की फैक्ट्स है जो आप याद रख सकते हैं। और इसका समुद्री तट कहां से लगता है? रेड सी से। और इरिट्रिया कहां स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सूडान और जिबूती से इसकी सीमाएं लगती है। इसने हाल ही में क्या किया? इथोपिया ने इरिट्रिया से अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाने को बोला गया। आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए सिंसियर स्टूडेंट की तरह। एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। हमारा आपके साथ यही संभव आशीर्वाद है। और आप डेली ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अपने जो भी सपने हैं उसको पूरा करने के लिए आप अपनी जो भी जितनी ताकत आपके अंदर बची है उसको लगाते रहिएगा। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।